इससे प्लास्टिक से होने वाली जितनी भी पॉल्यूशन है वो कम हो जा रही है, जिससे हमारी रोड की ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ रही है और इसमें हमारे पैसे भी कम लग रहे हैं। सर इसके बेनिफिट ये है कि जो नॉर्मल के रोड के कंपैरिजन में इसका बजट लो है। नॉर्मल रोड ज़्यादा कंसिस्ट करता है बजट और इसका बजट कम है, और इसकी ड्यूरेबिलिटी जो है नॉर्मल रोड के कंपैरिजन में 15 साल से ज़्यादा चलने वाली है। सर उस हिसाब से अगर हम पॉलीथीन को रिसाइकल कर रहे हैं, अपने यूज़ में ला रहे हैं, तो वो बेटर है, बेनिफिट हमारे लिए। और सर ऐसा नहीं है कि ये पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा, इसीलिए इसके पॉल्यूशन को हम लोग कम कर ले, इसीलिए हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम पॉलीथीन जो वेस्ट प्लास्टिक्स हैं उनको मेल्ट करेंगे, और सर यहाँ से वो इस पाइप के थ्रू यहाँ सप्लाई होगा और यहाँ पे प्योरीफाई होगा, फिर सर यहाँ से हमारे प्योर गैस निकलेंगे। सर इस हिसाब से अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं पॉलीथीन को धीरे धीरे अपने यूज़ में ला रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। राजू कहाँ भाई? एक बच्ची को, उस छोटी वाली बच्ची को वो दो बेटा। गुड आफ्टरनून सर, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पॉलीगोनल व्हील का है। पॉलीगोनल व्हील सर बहुत टाइम से हम देख रहे हैं कि जब से व्हील का इन्वेंशन हुआ है तब से व्हील हमारी इस तरह से सर्कुलर है। हम इसके एक्सटर्नल आउटर स्ट्रक्चर में तो चेंजेस देख रहे हैं, लेकिन हम इसके शेप को चेंज नहीं कर रहे हैं, ये उसी तरह से है। आज का टाइम टेक्नोलॉजी का है, और टेक्नोलॉजी के टाइम में नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, इन्वेंशंस नहीं तो मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं एक व्हील को छोड़कर। हम सर इन व्हील्स के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे अगर मैं हमारी मिलिट्री ग्रुप की बात करूं तो वो लोग हिली रीजन में रहते हैं, स्नोई रीजन में रहते हैं, सैंडी रीजन में रहते हैं, तो हम देख रहे हैं कि उसमें वो लोग जब कोई भी सामान उनको कहीं ले जाना होता होगा तो व्हीकल का यूज़ तो सब करते हैं, उसमें व्हील्स यूज़ होती हैं, तो वो व्हील्स जो होती हैं वो क्या करते हैं, वो फिसल जाएंगे। ये व्हील्स अगर मैं किसी भी बम्पी रीजन में या माउंटेनस रीजन में या किसी सैंडी रीजन में रखूँगी तो वो फिसल जाएंगे। जबकि ये जो पॉलीगोनल व्हील्स हैं, चूँकि ये एक पॉलीगन है, ये स्टेबल रहेगा, ये रुका हुआ रहेगा, ये एक जगह रुक जाएगा। अगर मैं किसी माउंटेन पे भी चढ़ाऊँगी तो ये इस तरह से रुक जाएगा। ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। सर हम लोग का गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा प्रोजेक्ट एयर प्यूरीफायर है। सर जो एयर प्यूरीफायर होता है वो सर CO2 गैस को सही करता है, मतलब CO2 गैस को O2 में कन्वर्ट करके ऊपर भेजता है। सर जो CO2 गैस होता है अभी के समय में सर CO2 गैस फैक्ट्री के द्वारा बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो सर इसी वजह से सर जो कॉटन होता है वो हमारे CO2 गैस को क्लीन करेगा। सर रुक जाए, दिखा रहे हैं सर, यहाँ देखिए जो DC मोटर लगा है सर काम फास्ट करेगा, और सर जो ये CO2 गैस को क्लीन करके O2 में कन्वर्ट कर देगा। और सर जो कॉटन है इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो कॉटन होगा सर जब इसको हम लोग निकाल के कहीं रखेंगे तो सर जो इसमें CO2 गैस होगा तो सर वो भी थोड़ा CO2 गैस में निकलेगा। और सर जो इसको जब हम लोग फेंकेंगे कहीं रखेंगे तो सर जो इसमें से जो CO2 गैस स्टोर रहेगा सर वो बाहर निकल जाएगा फिन से। तो सर इसी वजह से सर अगर इसको हम लोग बड़े मात्रा में बनाया जाए तो सर ये हमारे एनवायरनमेंट में से CO2 गैस को क्लीन कर सकता है, 50% तक क्लीन कर देगा ये। अच्छा, CO2 गैस को आप ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो फिर कार्बन कहाँ ले जा रहे हैं? सर कार्बन इसमें रहेगा। उसका क्या यूज करेंगे? सर इसको जो ये कॉटन है वो फिल्टर कर देगा CO2 गैस को, तो वो ऑक्सीजन चला जाएगा। तो कार्बन क्या होगा फिर? कार्बन को रिसाइकिल कैसे करेंगे? रिसाइकल करने के लिए सर क्योंकि कार्बन सर रिसाइकल नहीं होता है कभी जल्दी सर, इसी वजह से सर इसमें से इसका ये डिसएडवांटेज है कि सर जो कार्बन रहेगा उसमें से 50% मतलब 40-20% निकलेगा वो CO2 गैस। शाबाश, बहुत बढ़िया, गुड। आप बताओ बेटा, क्या है आपका? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जैसे सर हमारा रेन अलर्ट है, जैसे सर अगर हम बारिश होता है तो कपड़े गीले हो जाते हैं, गांव में रहते हैं तो हमें पता नहीं चलता है, तो उसको देखते हुए हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है। ठीक है सर, जैसे यहाँ पर हम लोग मतलब बारिश का झींसी जब होता है यहाँ पे गिरेगा तो अंदर हम लोग एक बजर लगाए हैं, तो तुरंत हम लोग को अलर्ट कर देता है, मतलब वो आवाज़ देगा सर। जैसे सर बाहर हम गेट पे बेल लगाते हैं तो हम बेल से जो होता है तो अंदर आवाज़ करते हैं, जैसे हम बाहर जाके गेट खोलते हैं, तो उससे सिंपल उसी तरीके से जब यहाँ पे सेंसर लगा दिया, अंदर बजर लगाए, यहाँ पे बैठी, जब इस पर पानी गिरेगा तो अंदर बजर के पास सिग्नल जाएगा तो वो आवाज़ करेगा। तो जैसे अगर हम लोग सोते रहेंगे या फिर कुछ भी वर्क करते रहेंगे तो आके बाहर
कपड़े हटा सकते हैं। गुड, शाबाश। आपका क्या प्रोजेक्ट है भाई बेटा? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। क्या नाम है आपका? सहजेब खान। किस क्लास में पढ़ते हैं? थर्ड में। बताएं क्या है प्रोजेक्ट आपका? मेरा प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी। जैसे अगर कोई विलेज में रहता है हाँ। तो उसको मेडिकल चेकअप के लिए, अच्छा मेडिकल चेकअप के लिए उसको अच्छा हॉस्पिटल नहीं मिल पाता। पढ़ाई करने के लिए अच्छा एक स्कूल नहीं मिल पाता। और क्राइम को बताने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं मिल पाता। शाबाश। इसलिए हमने सोचा है कि एक ऐसा मॉडल बनाए जिस पे अगर गवर्नमेंट काम करेगी तो विलेजेस में भी आसानी होगी मेडिकल चेकअप के लिए, पढ़ने के लिए, क्राइम बताने के लिए। वाह वाह, गुड इसलिए गुड। हमने ये मॉडल बनाया है। बहुत बढ़िया आपका कंसेप्ट है कि एक ही कॉलोनी में हर चीज़ रहे, हॉस्पिटल भी रहे, स्कूल भी रहे, पुलिस स्टेशन भी रहे। बहुत बढ़िया, गुड, शाबाश। आपका क्या है बेटा? गुड आफ्टरनून। चौधरी एंड ही इज निखिल। वी आर स्टूडेंट इन क्लास 8 ऑफ प्रैक्टिस विद्यापीठ रुदौली बस्ती। वी मेड अ प्रोजेक्ट नेम फार्म सेफ्टी सिस्टम। तो आइए देखते हैं इसमें इनोवेटिव क्या किया और किस प्रॉब्लम को सॉल्व किए। बहुत सारे किसान अपने खेतों को बचाने के लिए इलेक्ट्रिकल वायर लगाते हैं, जिससे बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी भी यूज होती है और एनिमल को हार्म भी पहुंचता है। जिससे हमने आइए देखते हैं कैसे वर्क करेगा। तो ये देखिए सर, जैसे ही जानवर फील्ड को डिस्टर्ब करने के लिए आएगा वैसे ये बजर बीप करने लगेगा और ये लाइट भी जलने लगेगी, जिससे जानवर वहाँ से चला भी जाएगा और घर में जो लोग हैं वो उनको पता भी चल यार, जाएगा। बहुत बढ़िया। एक कलम देना भाई, कलम दो बच्चे को। नहीं, अच्छे तरह से डिस्क्राइब भी किया। कंसेप्ट तो सबका अच्छा है, डिस्क्राइब आपका बहुत अच्छा है। सर आगे के एडवांटेज मेरे दोस्त निखिल बताओ भाई, निखिल जी। सर जैसे कि वो कोई जानवर है तो उसे इसमें बहुत कम वोल्टेज का वो करंट रहता है, रहेगा, जिससे कि जानवर को कोई हार्मफुल हानि नहीं होगी और इससे हमारा क्रॉप्स फसल्स भी बहुत अच्छे रहेंगे, जिससे कि जानवर अंदर नहीं आ पाएगा। तो कुछ ऐसा इक्विपमेंट लगाएं जिससे पता चले कितने वोल्ट का करंट इसमें गुजर रहा है। इसमें हमने रजिस्टर लगाया, वो अभी दिखाता नहीं है, लेकिन सर हमने इसमें रजिस्टर लगाया जिससे कि ये जो कॉपर वायर है वो बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड करता है, 2 से 3 वॉट। बाकी के 6 वॉट ये बजर लेगा और 1 वॉट ये LED लेगा, जिससे हम छोटी सी बैटरी से भी इसको चला सकते हैं। अच्छा, ये जो बजर है तुम्हारा भाई, वो बहुत लाउड साउंड करेगा ताकि जानवर भी डर के भाग जाए, या सिर्फ अलर्ट करेगा ओनर को कि भाई ये जानवर आए? सर ये बजर है तो अगर वो एनिमल पर डिपेंड करता है कि सर वो नॉर्मल एनिमल तो आवाज से तो पता ही जाता है ना, तो उससे ये जानवर भी चला जाएगा और घर में जो लोग हैं अगर वो नहीं जा रहा उनको पता भी चल सकता है। और हमने लाइट भी लगाया, लाउड रखेंगे। यस सर, लाउड रखेंगे। शाबाश, गुड यार। आपका क्या प्रोजेक्ट है? सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। माय नेम इज पलक सिंह, आई एम फ्रॉम क्लास 9। हियर इज माय टीम, अंशिका चौधरी, रागिनी शर्मा एंड गरिमा पटेल। गुड। ये हमारा अलार्मिंग फैन हमने बनाया है, अलार्मिंग फैन फॉर सेविंग स्टूडेंट्स एंड पीपल्स लाइफ। तो ये हमारा वर्किंग मॉडल है, इसमें हमने इसका पूरा कॉन्सेप्ट लिख रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। गुड यार। सर पहले मैं इसको आपका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। बिल्कुल। इंट्रोडक्शन, इसका मेन पर्पस है कि हैंगिंग बाय फैन से हम कैसे बचाएं लोगों को सुसाइड करने से। तो सर सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको कि इंडिया में पॉइजनिंग के बाद हैंगिंग का जो ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, ये 2nd नंबर पे चल रहा है। मतलब अगर कोई भी थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो रहा है तो जा रहे हैं पंखे से सुसाइड कर ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा ये हॉस्टल्स में होता है, लाइक कोटा के हॉस्टल्स हो गए और भी बहुत सारे हॉस्टल्स हो गए, यहाँ पे होता है। सर 2000 से लेके 2004 में इनके बीच में एक कॉलेज पे स्टडी की गई थी, सर सलीमुल्लाह कॉलेज। इस कॉलेज पे जब इतने 4 इयर्स में स्टडी की गई तो वहाँ पे हमें पता चला इतने दिनों के बाद 312 केसेस सामने आए थे कि स्टूडेंट्स ने पंखे से लटक के सुसाइड कर लिया। तो सर इसमें जो सॉफ्ट लिगेचर यूज होते हैं 68% सॉफ्ट लिगेचर यूज होते हैं, लाइक दुपट्टा, रोप। और सर जो हार्ड लिगेचर होते हैं इसमें 5% यूज होते हैं। उसके बाद सर इसके बहुत सारे एडवांटेज भी हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं। तो इसका एडवांटेज ये है कि सबसे पहला तो ये है कि हमें ये बच्चों को बचा सकता है, मतलब बच्चों को बचा लेगा और लोगों को भी बचा लेगा, हॉस्टल में हो, स्कूल में हो या होम में हो। उसके बाद सर दूसरा एडवांटेज इसका ये है कि ये आपको गर्मियों में ठंडा हवा देगा और ठंड में आपको ये गर्म हवा देगा बाय रिवर्सिंग द फैन। उसके बाद ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। और फिर इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर इसे टाइम पे चेक ना किया गया, टाइम पे इसके जो मटेरियल्स है इसे चेक ना किए गए तो ये हमारे लिए डेंजरस भी हो सकता है। और फिर इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है, वर्किंग मॉडल जो है, इसको ये फैन इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि फैन का जो रॉड होता है उस रॉड में हम स्प्रिंग लगाएंगे। 2 रॉड होगा, उसके बीच में स्प्रिंग लगी रहेगी, रॉड आपस में अटैच रहेगा। मान लीजिए किसी बच्चे ने खुद को पंखे से अटैच किया तो जो जिस चीज़ पे खड़ा रहेगा तो वो चीज़ जब वो अपने नीचे से हटाता है तो जब उस पे पंखे पे वेट पड़ेगा तो वो खिंच जाएगा, स्प्रिंग खिंच जाएगी,
वो नीचे आ जाएगा और एक अलार्म लगा रहेगा जो कि वार्डन के रूम में, कॉलेजेस में वार्डन के रूम में, स्कूल में डायरेक्टर प्रिंसिपल के रूम में, घर पे पेरेंट्स के पास में, वो अलार्म वहाँ पे तुरंत बजने लगेगा ताकि उन्हें इससे पता चले कि क्या कुछ खतरा हो रहा है या फिर बच्चा को कुछ कर रहा है, जिससे हम उनके गार्जियंस को इन्फॉर्म कर सकते हैं और बच्चे को बचा सकते हैं बाय द मेथड ऑफ काउंसलिंग, ये कर सकते हैं। और सर मैंने एक इसका 2022 का एनसीआरबी रिपोर्ट निकाला था। एनसीआरबी रिपोर्ट का डाटा है जिसमें एनसीआरबी क्या होता है? नेशनल क्राइम ब्यूरो, जो कि दिल्ली में है। नेशनल क्राइम ब्यूरो। एक आर भी तो छूट रहा है, आर भी तो छूट रहा है। नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट जो कि दिल्ली में है। चलो रिपोर्ट पहले कर लो आप। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, हाँ, तो एक इंडिया लेवल में जो काम करता है एनसीआरबी काम करती है। नेशनल क्राइम, उसको रिकॉर्ड ब्यूरो भी कहते हैं, रिपोर्ट ब्यूरो भी कहते हैं। दूसरा जो राज्य स्तर पर स्टेट में काम करता है उसको एससीआरबी बोलते हैं, स्टेट क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो। और जो जिले लेवल पर काम करता है उसको डीसीआरबी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो आप रिकॉर्ड की जगह पर रिकॉर्ड भी कह सकती हैं, रिपोर्ट, दोनों सही है। तो जो जिले स्तर के क्राइम को रिकॉर्ड रखता है या जहाँ रिपोर्ट की जाती है उसको डीसीआरबी, स्टेट लेवल पर जो होता है वो एससीआरबी, और जो इंडिया स्तर पर होता है वो एनसीआरबी। आप किस क्लास में पढ़ती हो? क्लास 9th में। बताओ, शाबाश यार, 9th के बच्चे अगर जान रहे हैं तो बड़ी बात है। 2022 का निकाला था जिसका सुसाइड रेट 68% था। इसमें जो स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था ये 7.6% था, जिसमें कुछ बच्चों ने एग्जाम में फेल होने की वजह से कर लिया था, जिसमें गर्ल्स थी 575 और बॉयज थे 578। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, गुड यार। सर वर्किंग मॉडल भी है। बहुत शाबाश यार, तुम बहुत बढ़िया डिस्क्राइब कर ले गई। अच्छी चीज है 9th में होते हुए। अगला देखा जाए वर्किंग मॉडल। चलो वर्किंग। सर नॉर्मली क्या होता है जब कोई मतलब फैन से मतलब हैंग होता है तो नॉर्मली टेबल हटाएगा तो वो मतलब लटक के पूरा मतलब वो करेगा, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग ने ऐसा मतलब टेक्नोलॉजी लगाया है कि जैसे ये लटकेगा तुरंत ये जो फैन है वो नीचे आ जाएगा और अलार्म जो है वो बजने लगेगा, वार्डन के रूम में बजने लगेगा, जिससे उन्हें पता शाबाश, गुड यार, बहुत बढ़िया, शाबाश। समय की इसकी सबसे ज्यादा। My name is Gaurav. I study in class 5th of Pacific Capital University. My project name is Protect from Thieves. जैसे इस समय बहुत चोरी बढ़ चुकी है, इसीलिए मैंने एक वेट सेंसर लगाया इधर। जब चोर आएगा हमारे घर के पास तो वो उस सेंसर पर जब जाएगा तो वो सेंसर एक्टिवेट होकर बदल को बता देगा। तो पता कैसे चलेगा रिश्तेदार आ गया तो? उसको अगर कोई आएगा तो हम लोग ऑफ कर देंगे उसको, सिस्टम को। रात के लिए ही है? अच्छा, नाइट टाइम के लिए। गुड यार, शाबाश। रात के टाइम एक्टिव? रात के लिए बस। कहाँ जैसे करो कहीं भी पैर रखेगा तो इसको हम चारों तरफ लगा सकते हैं, ज्यादा सामान मिला नहीं इसी एक तरफ लगाए। बहुत शाबाश, गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा रहा ये जागरूकता में काम आ सकता है। आप बताओ बेटा, क्या है आपका? गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज अनपदा, दिस इज माय टीम रिसर्च सर। वी मेड ए माइक्रोस्कोप सर। जैसे कि बहुत लोगों को माइक्रोस्कोप खरीदने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते, तो सर इसे हम घर पर भी बना सकते हैं कुछ मटेरियल्स के साथ। और सर ये सर 4th and 5th 6th स्टूडेंट के लिए भी है ये सर, क्योंकि वो लोग इससे पढ़ाई भी कर सकते हैं सर, जिससे कि पत्तियों के बारे में नहीं समझ गए। अभी बताएं, माइक्रोस्कोप में क्या एक जहां आँख से देखा जाता है वहाँ भी एक लेंस रहता है और यहाँ जिस ऑब्जेक्ट को देखते हैं वहाँ भी एक लेंस रहता है? यस सर। 2 लेंस रहते हैं? यस सर। जानकारी है दोनों लेंस के बारे में? यस सर। तो जब आँख से देखते हैं तो कौन सा लेंस रहता है सर? कॉन्वेक्स। और जहाँ ऑब्जेक्ट रहता है वहाँ कॉनकेव। सही बता रहे हैं? यस सर। जब आँख से देखेंगे तो हम तो नॉर्मल प्लेन आँख से देखेंगे ना। यस सर। वहाँ पर कॉन्केवेक्स की क्या ज़रूरत है? हमको तो यहाँ पर ज़रूरत है जहाँ ऑब्जेक्ट को बड़ा देखना है, छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा देखना है ना। अब हम ऐसे बोल रहे हैं, हो सकता है आप सही हो, लेकिन एक बार इसको देख लीजिएगा। एक आप प्रोजेक्ट में यहाँ भी लेंस कुछ लगाइए, ठीक है। आई माइक्रोस्कोप में इसका अपने टीचर से, जो आपके टीचर हैं उनको लिखवाइए कि यहाँ लेंस कौन सा रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, इसकी बीच की दूरी क्या रहेगी, कैसे उसको रोटेट करते हैं माइक्रोस्कोप को बड़ा छोटा देखने के लिए। तो एक कंप्लीट बनाइए। वैसे कंसेप्ट आपका ठीक है, गांव स्तर पर बनाने के लिए है ना, जो नहीं अच्छे माइक्रोस्कोप खरीद पाते हैं उनके लिए आपने एक प्रोजेक्ट रखा है। गुड यार, बहुत बढ़िया, शाबाश। आपका क्या है, परिदर्शी क्या होता है? गुड
Good afternoon, sir. Good My afternoon. name is Ronak Mudar. My team member name is Jaswardhan Singh. वाह, गुड। Today is my project. My project name is periscope. Periscope is a device to see any object in the sea. Periscope is बोलते रहिए। सर इसका यूज हम जैसे समुद्र के नीचे हैं हाँ। और इसको हम ऊपर देख सकते हैं आसानी से, पनडुब्बी वगैरह। पानी के अंदर देखने का काम आता है। सर नीचे से पानी से बाहर देखने का। पानी से बाहर से देखने का काम आता है। और आप कहाँ रहेंगे? पानी के अंदर रहेंगे? यस सर। अरे गजब, कौन सा मेरीन अटैक हो रहा है? ऐसे रहेगा, निकला रहेगा तो ऊपर वाला चीज़ हम यहीं से देख सकते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड। वैसे मतलब ऊपर भी काम आ सकता है, स्थल पे भी यस सर। है ना, प्लेन में भी वगैरह अगर हो रहा होगा। किस क्लास में हैं आप? बहुत बढ़िया, गुड यार। 5th के बच्चे इतना सोच रहे हैं, क्या बात है। आपका भाई प्रोजेक्ट क्या है? दो में कौन कर रहा है? एक को लगा है। हाँ बताएं, नाम बताएं अपना। Good afternoon, sir. गुड My आफ्टरनून। name is Shivansh Yadav, हाँ। and this is our project name Vertical Axis Wind Turbine Free Electricity Generation. एक बार और बताएं। Vertical Axis Wind Turbine Free Electricity Generation. वर्टिकल Axis Wind Turbine Free वर्टिकल एक्सिस Wind Turbine विंड Turbine टरबाइन। Free Electricity Generation. वाह, गुड। सर there are 7 members in our group. सर हमारे ग्रुप का नाम रॉयल प्रैक्सिस है। और सर इस प्रोजेक्ट में हम जानेंगे इसके मोटो के बारे में, इसके एडवांटेज के बारे में और इनका इम्पोर्टेंस क्या क्या है। और सर वी आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 एंड सर द मोटो ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टेल बाय माय फ्रेंड आदर्श द्विवेदी। ये सर मेरा नाम आदर्श दुबे है और मैं आपको इस प्रोजेक्ट के मोटो के बारे में बताऊंगा कि हमारे लिए बेनिफिट्स क्या से हैं। तो सर हम जानते हैं कि रोड के बीच में डिवाइडर होता है, उस डिवाइडर में कुछ स्पेस होती है, लेकिन गवर्नमेंट जो हमारी होती है इसे अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाती कि या तो उसमें स्ट्रीट लाइट लगा देंगे या तो छोटे मोटे पौधे। लेकिन अगर हम इसमें ये टरबाइन लगा दें तो इस टरबाइन से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं हमारे देश दूसरे देश से डिपेंड है कि फॉसल फ्यूल्स खरीदने के लिए उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। अगर हम चाहें तो इसमें मतलब चाहें तो हम इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और इसके जो स्ट्रीट लाइट हमारे देश में बहुत सारे हैं, तो इसके ऊपर 27% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज हो जाता है। तो अगर हम चाहें तो इसको लगा करके इसका जो मतलब 27% इलेक्ट्रिसिटी इस पर यूज होता है, इसी से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जब इससे प्रोड्यूस कर लेंगे तो सर इसी में वो यूज़ हो जाएगा, जैसे रोड का टोल प्लाजा हो गया, ये सब हो गए। तो जब इसमें यूज़ हो जाएगा तो हमारा 27% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बचेगा। और जब बचेगा तो उसे हम सर इस बैटरी में कंजर्व कर लेंगे और इसी के ऊपर मतलब हम यूटिलाइज कर देंगे। तो जब 27% जो हम बाहर से मतलब फॉसिल फ्यूल से जो यूज़ करते हैं इसके ऊपर, वो हम सर जैसे सिटीज़ हो गए, विलेज हो गए, वो अगर ग्रसित है, कम मतलब वहाँ बिजली पहुँच पा रही है तो वहाँ हम ज़्यादा पहुँचा सकते हैं, उससे फार्मर का बात करते रहना। और सर ये आधा घंटा बता देना, टाइम ले लेना। एटमॉस्फेयर को नुकसान भी नहीं पहुँचाता, ना पॉल्यूशन निकलता, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट से पॉल्यूशन निकलते हैं, ये हमारे एटमॉस्फेयर को अफेक्ट करते हैं। लेकिन ये एकदम मतलब इकोसिस्टम के लिए हेल्पफुल और सेफ है। सर इसके फंक्शनिंग के बारे में आलू मिश्रा बताइए। सर जैसा अभी हमारे फ्रेंड ने बताया आपको कि एयर प्रेशर की वजह से विंड टरबाइन मूव होता है। तो हमें ये पता है कि जो हमारे सेंट्रल हाईवे, स्टेट हाईवे होते हैं, यहाँ पर हैवी व्हीकल्स चलते हैं। हैवी व्हीकल्स में ट्रक हो जाए, हैवी ट्रक, कंटेनर, तो हमें ये पता है जब कोई भी व्हीकल्स मूव करता है तो जिस एरिया से मूव करता है वहाँ लो प्रेशर कर देता है और उसके आसपास में हाई प्रेशर होता है। हमें ये पता है कि विंड का जो नेचर होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर होता है। तो जो यहाँ आसपास की हवा है वो लो प्रेशर को कवर करने के लिए बहुत फास्टली मूव करेंगे, जिसकी वजह से ये टरबाइन जब बीच में आएगा तो इसमें मूवमेंट हो जाए, और जब टरबाइन में मूवमेंट हो जाए तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाए। ये रेड लाइट शो कर रहा है कि ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। अब फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ उसे हम अपने पावर हाउस में या फिर इलेक्ट्रिक स्टेशन में कंजर्व करके रखेंगे। यहाँ पर किए हैं और यहाँ पर किए हैं। उसके बाद सर हम एक सेंसर लगाए, LDR सेंसर। ये LDR सेंसर जो है सर, इस सेंसर का मेन वर्क है कि अगर इस पर किसी भी तरीके LDR क्या होता है? LDR सर डे नाइट सेंसर, डे नाइट लाइट सेंसर। अच्छा सर इस सेंसर का जो वर्क है, इस सेंसर पर अगर किसी भी तरीके का लाइट पड़ेगा, चाहे वो सनलाइट हो या नॉर्मल लाइट हो या रिफ्लेक्टेड लाइट हो, तो इस सेंसर से जितने भी कनेक्टेड लाइट होंगी वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएंगे। और जैसे इस सेंसर पर अंधेरा आया, लाइट दूर हुआ इससे, तुरंत इससे कनेक्टेड जितने भी लाइट रहेंगे वो ग्लो करने लगेंगे, जलने लगेंगे। हम आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ। और सर फिर हम जो इस टरबाइन के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ है उसे अपने पावर हाउस में मतलब कंजर्व किए हैं।
फिर उसको जो हम कंजर्व किए हैं उस इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम ये पार्किंग लाइट को ग्लो कर सकते हैं। सर इस लाइट का जो मेन वर्क है, जैसे ठंडियों में ओस पड़ता है, ओस पड़ने की वजह से काफ़ी ड्राइवर्स को ये नहीं दिखता है कि रोड का टर्न कहाँ से है। तो रोड के टर्न पर रिफ्लेक्टर लगे होते हैं, उस रिफ्लेक्टर पर अगर लाइट रिस्ट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होते हैं और पता चलता है कि हमारे रोड का टर्न यहाँ से है। तो यहाँ से ड्राइवर को ये पता चल जाएगा कि रोड का टर्न यहाँ से है। और सर हमारा जो मेन मोटो है ये प्रोजेक्ट बनाने का, हम अपने गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहते हैं कि इस तरीके के टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट हमारे देश में भी इंस्टॉल किया जाए। सर इससे जो हो जाए हमारे देश को इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल दोनों बेनिफिट हो जाए। अब सर जैसे हमें ये पता है हमारे इंडिया में आज टोटल 100% इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होता है उसका, जिसमें 27% रोड पर होता है, जैसे स्ट्रीट लाइट जलाने में टोल गेट्स पर। तो अगर हम रोड पर ये टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट लगाए रहेंगे तो हमें 27% किसी विलेज या फिर सिटी में पहुंचाएंगे, तो वहाँ के फार्मर्स को, वहाँ के लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। और सर अगर हमारे प्रोजेक्ट से आपको कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। जैसे अभी कोई क्रॉस करे, अगर ये चलता रहेगा तो ये टच नहीं होगा? नहीं सर, यहाँ पर कोई प्रोटेक्शन लगा सकते हैं ना, जैसे जाली वगैरह लगा सकते हैं? नहीं, लगा देंगे। नहीं तो डिवाइडर के अंदर है तो इसमें क्रॉस तो पहले ही प्रोहिबिटेड हो जाएगा, मना हो जाएगा ना, कोई क्रॉस नहीं करेगा तो कट एरिया से। हाँ बेटा एक बात बताओ, नहीं इन्होंने हाईवे का कंसेप्ट दिया है, तो हाईवे पर ऑलरेडी रहता है कि बाउंड्री रहती है किनारे। बहुत ज़्यादा रश रहता है इस हाईवे पे, तो कुछ लोग उस तरफ जाएंगे, कुछ लोग इस तरफ जाएंगे, ट्रक्स, ठीक है, तो इसका मूवमेंट कैसे डिसाइड होगा? देखिए सर, जैसे यहाँ से कोई गाड़ी गई, हाँ, तो ये इधर मूव होगा, तो इधर से कोई गाड़ी गई तो फिर जब मतलब ये क्लैश हो सकता है ना एयर प्रेशर का, हाँ, दोनों ही साइड से गाड़ियाँ लगातार निकल रही हैं। हाँ तो वही सर, जैसे कि यहाँ से कोई गाड़ी गई तो तुरंत ये इधर मूव होगा, रुकेगा तो नहीं, तो जब इधर मूव होगा तो इधर से कोई गाड़ी जा रही है साथ में, तो फिर तो ऐसे घूमेगा तो इधर प्रेशर पड़ेगा ना, उस साइड का इधर से पड़ेगा, तो ये रोटेट हो जाएगा। वो पता किया है ना। शाबाश, गुड क्वेश्चन सर। आपका क्या है? Good afternoon, sir. Good afternoon. My name is Arif Pandey, of class 9th student. Sir, this is my team member. So this is my team member, and my project was based on ionic board. ionic board. Ionic board. Sir, जैसा कि क्या मतलब है ionic board का मतलब? ionic board मतलब सर हम इसको फ्यूल के माध्यम से नहीं चलाएंगे। अच्छा। हम इसको आयन के बेस लेके उस नॉलेज से हम इसको चलाएंगे। आयन क्या होता है? आयन होता है सर जो कि सर जो थ्रस्ट पैदा करता है, जो थ्रस्ट निकालता है उसको हम आयन करते हैं बिना फ्यूल की मदद से। अच्छा सर, तो सर हम लोगों ने ये थॉट इसलिए लाया, जैसा कि हमारा रॉकेट लॉन्च होता है, शिप्स चलती हैं, तो वो सब हमारे फ्यूल के माध्यम से चलती हैं, तो हमने सोचा इसमें और क्या एडवांटेज किया जाए जिससे हमारा फ्यूल थोड़ा बचत हो। तो सर हम लोगों ने इसमें लगाया है सेल, हम लोगों ने इसमें हेल्प लिया है सेल का, और एक हाई वोल्टेज जनरेटर है जो कि सर हमारे सेल्स में, मतलब जनरेटर का क्या काम है, जो हमारा सेल रहेगा वो जनरेटर उसको सेल से ज़्यादा वोल्टेज में उसको कन्वर्ट करेगा। तो सर जब उसको ज़्यादा वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा तो जो हमारा ये है कॉपर वायर एल्युमिनियम अर्गल, इसमें जो है सर थ्रस्ट जनरेट होगा, और इसमें इस लेवल का थ्रस्ट जनरेट होगा कि हम लोग इसको बिना फ्यूल के मदद से। थ्रस्ट का क्या मतलब होता है? थ्रस्ट मतलब सर एयर पास करेगा। अच्छा। उसमें जब थ्रस्ट जनरेट होगा तो उसमें एयर पास करेगा, और इस लेवल का एयर पास करेगा कि हम लोग उसको बिना फ्यूल के माध्यम से हम लोग उसको शिप के माध्यम से देखें तो शिप ये एयर को करेगा। यस सर, एयर को ही आयोनाइज करके थ्रस्ट जनरेट करेगा, और सर इसको हम रॉकेट के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं एंड शिप के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। उसके आगे से हमारे फ्रेंड, जैसा कि आप रॉकेट टाइम में देखते होंगे, एक प्रॉब्लम अधिकतर आती है रॉकेट टाइम में, नॉइस पोल्यूशन होता है और एयर पोल्यूशन होता है, क्योंकि सर जब मतलब फ्यूल का कंबशन होता है तो सर जो मतलब पॉल्यूट पार्टिकल होते हैं वो एयर में मिक्स हो जाते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट को मतलब एक तरीके से बहुत हानिकारक हमारे इन्वायरमेंट के लिए है। तो सर ये जो हम इंजन बनाए हैं ये सर मतलब पहली बात पोल्यूशन लेस है, कोई पोल्यूशन नहीं क्रिएट करेगा। दूसरा नंबर एज़ कम्पेयर टू मतलब जो रॉकेट इंजन यूज़ होता है उसमें सर उससे ज़्यादा इसका कॉस्ट भी कम है। सर ये वर्क करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, इसमें 2 लिथियम सेल कंटेन है जो कि हम लोग 11 से 12 वोल्ट के बीच इलेक्ट्रिसिटी देंगे। यहाँ हमने एक हाई वोल्टेज जनरेटर लगाया है जो 11 से 12 वोल्ट का मतलब
करंट यहाँ से पास होगा, ये डायरेक्ट इसको 500 kV से 400 kV के बीच में मतलब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास कराएगा। उसके बाद हमने यहाँ एक एल्युमिनियम रिंग लिया है, एक कॉपर रिंग लिया है। तो इधर जब हम इसके ये दोनों आउटपुट वायर को अटैच करते हैं तो यहाँ दो हमारा टर्मिनल बजेगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। सर जैसा कि आप जानते हैं करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करता है, तो सर हाई वोल्टेज करंट होने के कारण जो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल है, इसके बीच का जो स्पेस रहेगा मतलब वो आयनाइज हो जाएगा। और जब आयनाइज होगा तो पीछे से एक थ्रस्ट क्रिएट होगी, यानी पीछे से एक फोर्स क्रिएट होगी। जब ये पीछे की तरफ फोर्स क्रिएट होगी तो NLM 3 के अकॉर्डिंग मतलब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जब पीछे से एक्शन मिल रहा है तो आगे की तरफ इसको रिएक्शन देगा, तब ये शिप मूव कर देगी। सर इसको हम रॉकेट में भी यूज कर सकते हैं। जब रॉकेट में यूज करेंगे तो हमको इसके कुछ प्रिकॉशन हो जिनको ध्यान रखना पड़ेगा। सर अगर इसका मतलब कनेक्शन सही ढंग से ना किया जाए तो एक डिजास्टर का भी रूप ले सकता है। बस थैंक यू सर। इसका हम वर्किंग प्रिंसिपल आपको दिखा दे रहे हैं। सर यहाँ से देखिए थ्रस्ट जनरेट करेगा। सर इसको ध्यान से देखिए सर, ये नाइट में आराम से देखिए इस समय से दिख नहीं स्मॉल स्केल पे है सर। अगर लार्ज स्केल पे अगर इसको किया जाए तो ज़्यादा थ्रस्ट कर मतलब ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट करेगा। अगर एक कोई रॉकेट है उसको उड़ने के लिए सर ये थ्रस्ट जनरेट कर रहा है, जिसके कारण एयर पास हो रहा है और इससे फ्लो कर रहा है। ठीक है, समझ गए हम लोग, समझ गए। गुड। आपका क्या है? तेज बोलिए। हम लोग लेयर में डिवाइड कर देंगे ना, जैसे रॉकेट्स होते हैं कुछ ऊपर जब भी कोई गाड़ी 3 कंपार्टमेंट कि आजकल हम बहुत गाड़ियों को यूज करते हैं, 2 कंपार्टमेंट में इसी में यूज करने की गाड़ियों को यूज करते हैं जो मतलब 4 बाई व्हीकल्स होती हैं, 4 होती हैं। तो सर उन्हीं को उनसे हम कैसे बिजली बना सकते हैं, हम ऐसा कुछ सोचे हैं। तो जब इनके ऊपर कोई भी गाड़ी चलती है, ये सेंसर है, कहते हैं फेलोड सेंसर, जब इन पे कोई भी प्रेशर पड़ेगा, इन पे कोई फ्रिक्शन या कोई भी फोर्स पड़ेगा, वो होता है मैकेनिकल फोर्स। और सब जब वो फोर्स से चेंज होगा, ये उन्हें चेंज करते हैं एटम के रिएक्शन से। मैकेनिकल एनर्जी से आप इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट करना चाह रहे हैं? यस सर। और सर वही इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे हमें पावर हाउस और ट्रांसफार्मर दिखाइए, आप प्रैक्टिकल दिखाइए इसका। जैसे अभी सर सब वर्किंग मॉडल नहीं है, वर्किंग करानी है बस। इसे आप अभी देख सकते हैं। चलो लाइट जलने लगा इस पर। ठीक है, और सर उसको प्रेशर से। ठीक है, कंसेप्ट अच्छा है। अभी आपका क्या है? क्या है? वाटर साइकिल। वाटर साइकिल, यस सर। ठीक है सर। यहाँ पे हमने क्या, यहाँ पे सनलाइट पड़ेगी तो यहाँ पे ये पानी गर्म होगा और इसे भाप बनेगा, तो इसे वाटर साइकिल एवेपोरेशन कहेंगे। फिर ये हमने बादल लगाए, बादल में जब जाएगा तो इसे कंडेंसेशन कहेंगे। फिर यहाँ जब बादल में ज़्यादा पानी स्टोर हो जाएगा तो यहाँ से वर्षा होगी, तो इसे हम प्रेसिपिटेशन कहेंगे। फिर ये हम तालाब में जाएगा तो इसे कलेक्शन कहेंगे। किस क्लास में हैं आप? 6th में पढ़ाया जाता है कि अलग से बनाए हैं आप? सर अलग से बनाया, अलग से ये पढ़ाया गया है। चलो गुड यार, बहुत बढ़िया। आपका क्या है? सर सेफ्टी पोल। क्या है? सेफ्टी पोल। सेफ्टी पोल। क्या इससे फ़ायदा है? सर इससे यह फ़ायदा है कि जब बारिश होता है तब इसमें अर्थिंग उतरने लगता है। बिजली के खंभों में जो करंट आ जाता है, यस सर। तो कैसे सेव करेंगे इसको? सर इसमें एक मतलब गैजेट लगा है जिससे ये अगर इसमें अर्थिंग आ रहा है तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा और रेड साइन दिखाई देगा, जिससे मतलब कोई अगर आएगा लाइट चेक करने वाले तो मतलब इसको देखेंगे और इसको रिपेयर करेंगे। और नॉर्मल पर्सन भी देख सकता है ये चीज़ कि जैसे इस पोल में करंट उतर रहा है, तो ये नॉर्मल पर्सन को भी दिखाई देगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ये वाला ज़्यादा है इसका, तो रेजिस्टेंस मतलब बहुत ज़्यादा रहता है, तो हाई टेम्परेचर आएगा, ये पिघल जाएगा, तो ये रेड कलर का शो करने लगेगा इससे, तो इससे पता चलेगा कि इस खंभे में करंट उतर रहा है। और सर ये विंड टरबाइन एक बनाया है जिससे इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा और हमारे पावर हाउस में कलेक्ट हो जाएगा। पावर हाउस को भी अलार्म मिल जाएगा। ठीक है, गुड। आपका क्या है? वेलकम सर। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है इको फ्रेंडली पावर जनरेशन। इको फ्रेंडली पावर जनरेशन। शाबाश। इन्वायरमेंट के साथ एक तरीके का फ्रेंडशिप करके हम लोग पावर को जनरेट करें। सर आपको जान के हैरानी होगी कि पूरे वर्ल्ड में लगभग 7 मिलियन लोग सिर्फ पोल्यूशन की वजह से मर जाते हैं। और वो पोल्यूशन ज़्यादा। मिलियन और बिलियन में क्या अंतर होता है? सर 1 मिलियन इक्वल्स होता है 10 लाख और 10 लाख। यस सर।
और 1 बिलियन इक्वल्स टू 1 अरब इंडियन सिस्टम में। अच्छा 1 अरब। यस शाबाश गुड। और जो मेन पोल्यूशन होता है वो गार्बेज को जलाकर ही होता है। सिटीज से या टाउन से जो कचरा मतलब कलेक्ट करते हैं लोग, वो गार्बेज हाउस में जाते हैं और वहाँ खूब मतलब बड़े अमाउंट में उसको जला देते हैं, जिससे पोल्यूशन भी होता है। तो मैं एक सॉल्यूशन लेके आया हूँ प्रोजेक्ट के माध्यम से कि उस जो वहाँ से हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी और पोल्यूशन निकल रहा है, सबको मतलब सबका सॉल्यूशन हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी का। लाइट एनर्जी सोलर पैनल द्वारा एब्जॉर्ब होगी यहाँ जलाने पर और वो कैपेसिटर के पास भेजेगी, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर वो एक ही साथ फ्लो में भेजेगा और इलेक्ट्रिसिटी मतलब इसमें ब्लो कर देगा बल्ब को। और जो हीट एनर्जी है, अगर इसको बड़े लेवल पर कर सकते हैं तो यहाँ एक बॉयलर लगा देंगे, जिससे जो पानी है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और टरबाइन को घुमाएगा। यहाँ टरबाइन लगा देंगे, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकता है। यहाँ पे क्या बंद कर रहे हैं सर? यहाँ गार्बेज, जितने भी गार्बेज आ रहे हैं। राजू ये कलम में वही लड़के को जो है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है सर। आप कुछ बताएंगे? इसी मॉडल का है। बताएं। इसके बाद जैसे हम गार्बेज जलाएं तो गार्बेज जलाने से कुछ हार्मफुल गैसेस निकलेंगी। तो हार्मफुल गैसेस कौन गैसेस हार्मफुल और निकलेंगी गार्बेज जलाने से? गार्बेज जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सब हार्मफुल गैसेस हैं जो रिलीज होंगी जब हम कार्बन को बर्न करेंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पर एक मोटर लगा दिया है, जिससे जब हमारे जो हार्मफुल गैसेस रिलीज हों वो इधर उधर ना जा करके ये मोटर जब एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में मूव करे तो ये अपने तरफ सक कर ले और फिर इस पाइप के थ्रू यहाँ पर हमारा जो हार्मफुल गैसेस होगा यहाँ पर पहुँचेगा और फिर रिलीज होगा। इसीलिए हमने यहाँ पर एक और मोटर लगा लिया है। तो मोटर लगाने से ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होगा, जिससे ये जो जितने हार्मफुल गैसेस होंगे वो अपने तरफ जो खींच लेगा। और यहाँ पर हमने प्योरीफाइड मॉडल लगा दिया है, फिर उससे यहाँ से हमारा जो कार्बन होगा यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा और हमारे जो प्योरीफाइड एयर मतलब क्लीन एयर ऑक्सीजन जो यहाँ से रिलीज हो जाएगा। शाबाश गुड, बहुत बढ़िया। आपका बताइए, अपना नाम बताएं, क्लास बताएं, प्रोजेक्ट बताएं। सर मेरा नाम तन्मय शर्मा है, क्लास 7th में पढ़ता हूँ और मेरे प्रोजेक्ट का नाम है हाइड्रोलिक प्रेशर। हाइड्रोलिक प्रेशर, ठीक है। कैसे काम करता है ये? सर अगर इसमें हम हाइड्रोलिक प्रेशर से अगर इसमें दाब दें तो सर ये उठ जाएगा, वही दाब अगर हम लोग खींच ले तो डाउन हो जाएगा। शाबाश गुड, बहुत बढ़िया। आपने प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया, गुड। आप बताओ। Hello, a very early and cheerful good morning to all. My name is Ayushi Pandey. I study in class 8 of Praxis Vidyapeeth Udhauli Basti. Today we will now discuss about what is global warming. Global warming जो होता है वो ओजोन लेयर होता है। ओजोन लेयर हमारे अर्थ के ऊपर रहता है और ओजोन लेयर जो होता है एक छाते की तरह काम करता है हमारे अर्थ पे, जिसपे CFC गैस जब आ जाती है तो वो हमारे ओजोन लेयर में होल कर देता है, जिससे जो हार्मफुल रेजेस होती हैं अल्ट्रावायलेट रेज वो हमारे डायरेक्ट अर्थ के ऊपर पड़ती हैं, जिससे जो हमारा अर्थ है वो गर्म होने लगता है। और ये गर्मी बढ़ने का कारण ही सिर्फ नहीं है, यहाँ कभी धूप हो जाता है, कभी बारिश होता है और कभी कई सारे जगहों पे बाढ़ आ गई। ये सब जो है ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है। अब हम जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं। जब हम कोयला, तेल और आज चीज़ों को जलाते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसें बाहर निकलती हैं, जो हमारे वायुमंडल में जाके एक परत बना लेती है और वो सन्स की एनर्जी को आने देती है लेकिन बाहर नहीं जाने देती है। हम जानेंगे कि ये एक बनता कैसे है। जैसे जब हम जो पॉल्यूशन फैलाते हैं या फिर मिल, फैक्ट्री या व्हीकल से जो एयर निकलते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है सन से आने वाले रेज को एब्जॉर्ब करता है, जिससे कि हमारी पृथ्वी गर्म होती है। अगर हम कम पॉल्यूशन करें या फिर व्हीकल्स का यूज़ कम करें तो फिर वो कम हीट एब्जॉर्ब करेगा, जिससे हमारी पृथ्वी सुरक्षित रहेगी। हमें कहीं थोड़े से डिस्टेंस पर जाना है तो हमें पैदल चल के या व्हीकल बाईसाइकिल का यूज़ करना चाहिए। सन से कितने देर में रेज आ जाती है पृथ्वी पर? कई दिन लगता है? नहीं लगता है। सन से रेज चलता होगा ना वहाँ से रेडिएशन के माध्यम से, कितने दिन में आ जाता है? 1 मिनट में। 8 कौन बताया 8? कौन बताया 8? बताओ कौन बताया 8? जिम्मेदारी नहीं तय कर रहा हूँ, एक कोई बताओ कौन जिम्मेदारी ले रहा है 8 मिनट? चलो पेन दो भाई, इसको जिम्मेदारी ले रही है ना। 8 मिनट ही है सही जवाब है, लेकिन जवाब देने के बाद फिर वो सस्पेंशन में मत पड़ा करो कि गलत हो गया।
जो बता दी वही सही, हम लोग कुछ जानते नहीं है, हम लोग हवा में हैं। Good afternoon, sir. हाँ, गुड आफ्टरनून। My name is Soumya Singh. My project name is global warming. ग्लोबल वार्मिंग को मैंने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, केस, इफेक्ट एंड सॉल्यूशन। केस मींस कारण, जो इस समय में हो रहा है हमारे साथ। इफेक्ट मींस प्रभाव, जो हमारे भविष्य में हो सकता है। एंड सॉल्यूशन मींस समाधान, जो अर्थ को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए समाधान। केस मींस कारण, फैक्ट्री से निकलने वाली हानिकारक गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है, जिसके कारण हमारे वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट, आपने बोला ना कि फैक्ट्री से निकलने वाले प्रदूषण जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करते हैं। जो हानिकारक गैसेस होती है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्यों हाउस नाम दिया गया है? हाउस का मतलब क्या है? इसको तैयारी करना है अभी। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, वो हम सारे प्रदूषण वाला चीज, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तमाम सल्फर डाइऑक्साइड, लेकिन वो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों नाम दिया गया उसका? हम एक क्वेश्चन ये हमारा ये है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों कहते हैं? ये सारी गैसेस का मिक्सचर होता है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी रहता है जो व्हीकल से बहुत ज़्यादा निकलता है। उनको इकट्ठा होने को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। हमको नहीं याद है, हम आप लोगों से जानना चाह रहे हैं। चलिए ठीक है, शाबाश। सर आगे भी है? चलो अब मान लिया गया। आप बताओ बेटा। गुड आफ्टरनून। माय नेम इज प्रयोतम, आई स्टडी इन क्लास 10 ऑफ प्रैक्टिस विद्यापीठ धौली बस्ती। हाँ, प्रोजेक्ट का क्या नाम है आपके? दिस इज द प्रोजेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। जो हमारे अर्थ पे वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। वाटर पोल्यूशन हमारा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम लोग फैक्ट्री से जो मतलब मटेरियल्स होते हैं वो जाते हैं बाहर बहुत ज़्यादा, वाटर में जाते हैं, और फिर उसके बाद जो हमारे वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं या फिर वेस्ट मटेरियल होते हैं, वो प्लास्टिक्स होते हैं, ये सब हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऊपर से पानी में फेंक देते हैं। ठीक है, और इसके कंट्रोल बताएंगे। माय नेम इज बबली। हाउ टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? तो वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जैसा कि इन्होंने बताया कि इंडस्ट्रियल वेस्ट और एग्रीकल्चरल वेस्ट और जो ड्राई प्लास्टिक्स हम डालते हैं रिवर्स में डालते हैं, तो उससे बचने के लिए जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो पोल्यूटेड वाटर है, उसको सी वाटर में अपने प्योर वाटर में ना जाने देने के लिए उसके लिए हम एक गड्ढा खोद सकते हैं और इसमें जो हमारा पोल्यूटेड वाटर है उसको डाल सकते हैं। और जो ड्राई प्लास्टिक है उसके लिए हम डस्टबिन यूज़ कर सकते हैं, जिससे अगर मान लीजिए वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा है तो हमारे इन्वायरमेंट में काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होगा और उसका इफेक्ट एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म पे पड़ेगा। तो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म मीन्स कि हम ह्यूमन्स पड़ेगा तो हेल्थ ख़राब होगी, और हेल्थ ख़राब होगी तो इंसान की डेथ हो जाएगी। इससे बचने के लिए हमको सही चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, जैसे कि डस्टबिन हो गया। ठीक है, बात समझ गया आपकी, बहुत बढ़िया, गुड। आपका क्या है? Hello, good afternoon everyone. I am Shraddha Gautam of class 7 from Praxis Vidyapith Dholi. Today I am here to represent a very important and urgent topic, that is Save Earth. आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे जिसका नाम है सेव अर्थ। पहले हम जानते हैं कि अर्थ का कैसे नुकसान हो रहा है, इसके प्रॉब्लम क्या है। तो जो सबसे मुख्य कारण है, वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो सबसे मुख्य कारण है वो है पॉपुलेशन। क्योंकि जो जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों को उतनी ज़मीन चाहिए और लोग ज़मीन के लिए सब पेड़ काट दे रहे हैं। अब पेड़ काटने से हो क्या रहा है, जैसे कि एक जो मनुष्य समझ गया, अब 60 में बताइए, पेड़ वाला समझ गया, और अगला बताइए। अब जैसे कि पहला है हमारा, हम आपको बताना चाहेंगे कि हमें कार का यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें वॉक करना चाहिए और बाइसाइकिल का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अगर हमें कहीं दूर भी आना है तो समझ गए, इसका बताएं। अब ऐसे कि सेव एनिमल्स है, हमें एनिमल्स को सेव करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स हैं जो खतरे में हैं और विलुप्त हो रहे हैं। इस समय इंडिया में कितने शेर बचे हैं? इस समय इंडिया में 2025 की गणना से हम 891 शेर बचे हैं। मतलब 1000 से भी कम शेर हो गए इंडिया में। शाबाश। एंड नेक्स्ट 3 टॉपिक्स आर टेल्ड बाय माय टीममेट अंकिता। Hello, good morning to all, sir. My name is Ankita and I am a student of class 7th. I am going to tell about 3 topics. First है हमारा सेव ट्री। सेव ट्री का मतलब होता है पेड़ों को बचाना, यानी कि धरती को हरा भरा। नहीं, सीधे समझ गए। एक तो हो गया प्लांट सेव करना है, अवॉइड प्लास्टिक करना है, सेव वाटर करना है, और क्या चीज़ें हैं? फोन आए तो बातें करते रहना, किसी का मिस मत कर देना, बता दो उससे। और ये रिड्यूस नेक्स्ट टॉपिक हम समझाएंगे मेरा। चलो बताओ। हेलो सर, आई एम राशिद त्रिपाठी, आई स्टडी इन क्लास 7। मेरा फर्स्ट टॉपिक है रिड्यूस, यूज एंड रिसाइकल। रिड्यूस मीन्स होता है कम करना, और यूज़ मतलब होता है फिर से यूज़ करना। रिसाइकल मतलब होता है हम वेस्ट मटेरियल को फिर से नई करके यूज़ करना। फिर नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबल एनर्जी। सस्टेनेबल एनर्जी कैसी एनर्जी होती है जो हमें नेचर से मिलती है और वो कभी ख़त्म नहीं होती है और पोल्यूशन नहीं करती है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी। सस्टेनेबल एनर्जी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भूटान। भूटान एक ऐसा देश है जो
100% सस्टेनेबल एनर्जी का यूज़ करता है। ठीक है, गुड, शाबाश। हेलो सर, आपका क्या है? हेलो सर, आई एम व्याख्या पांडे फ्रॉम स्टैंडर्ड 6 ऑफ टेक्सास विद्यापीठ रॉली बस्ती। टुडे इज माय प्रोजेक्ट एंड माय प्रोजेक्ट इज सोर्स ऑफ वाटर इन माउंटेन एरिया। फर्स्ट ऑल हम जान लेते हैं माउंटेन होता क्या है। हाई हिल्स आर, मैं वो समझ गया, अब इसका कुछ और बेनिफिट बताइए। अब Yes, डिस्क्राइब मत करिए। यहाँ पर हम जानते हैं माउंटेन के प्लांट्स कैसे कौन से शेप्स के होते हैं। माउंटेन के पास जो होते हैं वो कौन शेप्स के होते हैं, उनके जो प्लांट्स होते हैं वो कौन शेप्स का। कौन के आकार का होता है ऐसे? क्यों होता है कौन के आकार का? क्योंकि अगर जब हमारे पहाड़ी इलाकों पे जब हमारे आइस जब पत्तों पे पड़ते हैं तो वो जमे ना और वो स्लिप करके नीचे गिर सके, इस वजह से वहाँ के प्लांट्स जो होते हैं गुड, समझ गया, शाबाश। आप बताओ क्या है? Hello, good afternoon. My name is Saloni Vishkarma from class 7. Today I am going to represent very important topic are 3 R's of Earth. Are reduce and recycle. These are very important steps to protect our Earth. Are reduce and reuse is discussed by Kajal. Hello sir, my name is Kajal Yadav from class 7. I am represent are reduce. रिड्यूस का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना या घटाना, जैसे पर्यावरण संरक्षण में कचरे को कम करना। ठीक है, समझ गया, समझ गया। रिसाइकिल का बताइए आप। सर, रिसाइकिल मतलब होता है किसी भी द प्रोसेस ऑफ ओल्ड। इस प्रोजेक्ट में रिसाइकिल क्या करेंगे आप ये बताएं। रिसाइकलिंग जैसे कि ये बॉटल है तो इसमें जो पानी है इस पाइप के थ्रू इस बॉटल में जाएगा, फिर इस पाइप के थ्रू इस बॉटल में जाएगा, इससे रिसाइकलिंग होता रहेगा। तो और क्या आपने सिस्टम लगा रखा है कि रिसाइकिल होकर पुनः यूज करने लायक हो जाए? ये रिसाइकलिंग होता रहेगा वाटर जो है। नहीं तो रिसाइकिल समझ रहे हैं आप। आपने बताया रिड्यूस माने कम करना, रीयूज माने दोबारा यूज करना, रिसाइकिल का मतलब कि पुरानी चीज़ों को नहीं। हाँ, जैसे पानी है, पानी हम हाथ धुल रहे हैं अपने किचन में हाथ धुल रहे हैं, उसी पानी को फिर हम पीना चाहें तो प्यूरीफायर मशीन से पी सकते हैं, उसी को तो रिसाइकिल कहेंगे। तो इसमें इस पानी को कैसे आप रिसाइकिल क्या लगा रखा है कि आपने फिर शुद्धता को पा लिया फिर दोबारा? जैसे कि बरसात का पानी हो गया तो अगर हम इसको स्टोर करेंगे कुछ समय तक डिस्टिलेशन मेथड से, तो जो उसमें डस्ट पार्टिकल रहेंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, उसके बाद फिर तो हम लोग उसको पानी को पी सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ओल्ड क्लॉथ्स को समझ गया, आप समझ गए। ठीक, आपका क्या है प्रोजेक्ट? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। माय नेम इज अनन्या सिंह, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10. These are my teammates. We introduce our project. Firstly, we gave the idea of instead of letting black smoke pollute air, harm body, human body, and we trap it and recycle into something useful product. ठीक है। यहाँ पे हम एयर पॉल्यूशन का यूज़ करके इंक में कन्वर्ट कर देंगे। जो हमारी व्हीकल्स होती हैं उसमें बहुत सारे अनवांटेड और हार्मफुल गैसेस रिलीज होते हैं, उन जैसे कि कार्बन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उन सभी गैसेस को हमारा जो स्मोक एब्जॉर्बर है वो यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर उसके बाद में वो यहाँ से एब्जॉर्ब होगा और यहाँ से जो व्हीकल आएंगे वो यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेंगे। फिर उसके बाद में ये दोनों तरफ का जो एयर पॉल्यूटेड एयर आएगा यहाँ पे, वो यहाँ पे स्मोक प्यूरीफायर के थ्रू प्यूरीफाई हो जाएगा। ये रोड पर लगाए रखेंगे इसको? हाँ। कि डिवाइडर पर? डिवाइडर में, जो बीच रोडों के बीच में जो डिवाइडर होता है, खाली जगह जो होती है। ठीक, जितना भी स्मोक वहाँ से निकलेगा वो दोनों तुरंत तरफ क्या करेगा? स्मोक एब्जॉर्ब कराएगा, दोनों तरफ से एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ प्यूरीफाई करेगा। और ये यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर उसके बाद में ये एयर प्यूरीफाई होगी कार्बन फिल्टर के थ्रू, जो एयर प्यूरीफाई होगा वो इन्वायरमेंट में आ जाएगा और जो हमारा कार्बन होगा वो इसमें कलेक्ट हो जाएगा। इसमें हमने थोड़े समय पहले ही उसकी हेल्प से कलेक्ट किया था, तो इसमें कार्बन सारा कलेक्ट हो गया है। हाँ, अच्छा, गुड यार, बहुत बढ़िया, पूरा कार्बन अलग हो गया। इसकी हेल्प से हम इसको इंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस कार्बन का हम यूज भी कर लेंगे ना। शाबाश। सर, इस इंक का यूज बहुत ज़्यादा हुआ है। यहाँ पे एक ड्राइंग दिख रही होगी, वो ड्राइंग भी इसी कार्बन से बना है। मेरे गजब, गुड। चलो, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है आपका, तो प्रैक्टिकल युक्त है, इसको किया भी जा सकता है। आपका क्या है? गुड आफ्टरनून
Sir, my name is Anand Kasaudan. I study class 7th of Texas Vidyapeeth University. Today is my topic. My topic name is rainwater harvesting. Rainwater harvesting क्यों बनाया गया? Leak of water in many countries such as Bahrain, ओमान, लेबनान, etc. तो जैसे कि बहुत कंट्री है जैसे जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो वहाँ के उन देशवासियों को बहुत कठिनाइयों से सामना करना पड़ रहा है पानी की वजह से। तो जो बारिश होती है हम उसका यूज करके क्यों ना पानी का यूज करके हम प्रॉब्लम से निकले बाहर। पूरे वर्ल्ड में कितने % पानी पीने योग्य है? सर 1% से भी कम पानी पीने योग्य है। और सर ये जो इसीलिए हमने ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट आगे। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? समझ गए, ठीक है, बढ़िया। प्रोजेक्ट का आपका एक बार वहाँ देखे भी थे। अच्छा, आपका क्या है? Good afternoon, sir. My name is Arya Tripathi, and they are my friends. We have made the project on natural farming. तो सर शुरुआत में सॉइल इरोजन को बताते हुए करना चाहूँगा। यहाँ पे जो ग्रीन प्लांट्स है वो हम लोग की मिट्टी को ज़्यादा अच्छे से, उनकी जड़ ज़्यादा अच्छे से पकड़ के रखती है, ताकि जब बारिश का पानी हो तो मतलब ऊपर की जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो बहती नहीं है, मतलब साफ़ पानी जाता है। और इधर हम लोगों ने कुछ सूखे पौधे लगाए हैं, तो इन सूखे पौधों से ये होता है कि उतनी अच्छे से मिट्टी को नहीं पकड़ पाते हैं, जिससे हल्की हल्की मिट्टी मतलब बहती है। और यहाँ पे जहाँ पे पौधे नहीं होते हैं वहाँ से ऊपर की सारी परत जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो पूरी बह जाती है। इरोजन क्या होता है? सर इरोजन मतलब पानी की वजह से जो उपजाऊ जो मिट्टी होती है उसका जो उपजाऊ एक लेयर होता है वो हट जाना। पानी मतलब ग्रीन वाटर हो सकता है। नदियों किनारे अगर नदियों का कटान होता है, यस सर, मिट्टी कट के नदी में चली जाती है, घर कट के नदी में चले जाते हैं, उस इरोजन को कैसे रोकेंगे? सर उस इरोजन को हम लोग रोक रहे हैं बांध बना के। मतलब पेड़ पौधों से नहीं रोका जा सकता? पेड़ पौधे लगा के नहीं रोका जा सकता? पेड़ पौधे लगा के भी रोका जा सकता है, पर मतलब वो उतना ड्राई नहीं किया गया है। ठीक है, मतलब समझ गए। रोका दोनों तरीके से जा सकता है ना, पेड़ पौधे भी लगाए जाते हैं। आपका क्या प्रोजेक्ट है यहाँ पे? सर अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग हम लोगों ने यहाँ पे। अब समझ गए कंसेप्ट, हम समझ गए। अच्छा है कंसेप्ट, ये भी इसी से पार्ट है ना? यस सर, यहाँ पे हम लोग ये पेस्टिसाइड है सर इन लोगों ने, जो केमिकल वाला नुकसान है और ये फायदा है उसको बनाया। अच्छा, क्या इसमें कुछ यूज किए हैं इसमें? सर यहाँ पे केमिकल पेस्टिसाइड का यूज़ किए हैं, यहाँ पे बायो पेस्टिसाइड का यूज़ किए हैं। जैसे कि सर पूरे की पूरी इंडिया में सिक्किम में एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे बायो पेस्टिसाइड का यूज़ करते हुए ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। बायो पेस्टिसाइड क्या होता है? कीटनाशक। यस सर, ठीक है। ऑर्गेनिक कीटनाशक हम लोगों ने यहाँ मतलब हम केमिकल कीटनाशक ना लेके बायो कीटनाशक लिए। यहाँ पे हम लोग तैयार किए हैं। इसको ऐसे बनने में 21 दिन लगता है। 21 दिन लगते हैं। इसके अंदर पड़ता है गाय या फिर भैंस का मूत्र, उसके बाद मिर्चे, बेहा का पत्ता, मदार का पत्ता, नीम के पत्ते, मिर्चा और तम्बाकू। तो इसका प्रोसेस 21 दिन में कैसे कंप्लीट होता है? सर 21 दिन इनको लगते हैं पूरे अच्छे से डिज़ोल्व होने में। अच्छा, डिज़ोल्व होने में 21 दिन लग जाते हैं। और मतलब हम लोग चाहते हैं कि केमिकल जो पेस्टिसाइड जो केमिकली कीटनाशक होते हैं उन सब का यूज़ रोक दिया जाए और ऑर्गेनिक कीटनाशक का यूज़ किया जाए। केमिकल कीटनाशक से ये सब इसका प्रोसेस बताएं हमको। 21 दिन मिला के सब रख देना है, अपने आप हो जाएगा कि कुछ इसमें और काम करने पड़ेंगे? उबालना पड़ेगा सर, इसको उबालना पड़ेगा, उबाल के रखना पड़ेगा। उसके बाद वो 21 दिन के अंदर तैयार हो जाएगा। सर केमिकल पेस्टिसाइड का एक मतलब नहीं, वो समझ रहे हैं, उतना समझ रहे हैं। चलिए ठीक है, शाबाश। आप बताएं। सर गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मेरा नाम हर्षद पांडे एंड ही इज़ माय फ्रेंड आयुष्मान। सर हमने ये प्रोजेक्ट माउंटेन एरियाज़ के जो पीपल रहते हैं उनकी सेफ्टी के लिए बनाया है। जैसे कि सर वो यूजुअली गन कैरी करते हैं एनिमल से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सर ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत तेज से रिएक्शन करके बहुत तेज से आवाज़ करेगा। क्या इसमें डालते हैं उसको आवाज़ देने के लिए? कार्बाइड डलता है। कार्बाइड? हाँ कार्बाइड। वो मतलब वाटर से जब रिएक्ट करता है। कार्बाइड का केमिकल फार्मूला क्या है? सर कार्बाइड जब रिएक्ट करता है। कार्बाइड किससे बनता है? क्या क्या चीज़ मिला के कार्बाइड बनता है? सर CO2। याद करना चाहिए बेटा। सर मतलब वो जो गैस बनाता है वो मैं जानता नहीं। CaCO3 होता है कार्बाइड का? क्या होता है सर? यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा है? CaC2 + CH2O। अच्छा, CaC2 + 2H2O। तो ये एसिटिलीन बन जा रहा है, C2H2 और प्लस कार्बन हाइड्रोक्साइड बन जा रहा है रिएक्ट होकर।
तो अगर कोई फार्मूला पूछता है आपका कैल्शियम कार्बाइड का फार्मूला क्या है, तो CaC2 क्या है, CaC2 कैल्शियम कार्बाइड इसको बोलते हैं, केवल कार्बाइड नहीं, कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड इसमें जब हम पानी डालते हैं, H2O डालते हैं, तो रिएक्ट करता है, एसिटिलीन गैस निकलती है C2H2 और प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकलता है और उसमें आवाज़ होती है, ठीक है ना। शाबाश, गुड। Hello, good afternoon. My name is Siddharth Tripathi. I read in class 7th, and today I represent layer of soil with my friend Manvi. So let's start. This is a humus. This is the first layer of soil. अच्छा, उस दिन बेटा इसको बताई थी तुम? शाबाश यार, गुड, बहुत बढ़िया। ये सब हमने देखा था उस दिन। हाँ, समझ रहे हैं सब बच्चों का। मैं चल रहा हूँ बस बच्चों के पास घूम लूँ एक बार। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और आते हैं इधर से, ये भी हमने देख रखा है। उधर चला जाए। फर्स्ट एड में क्या क्या दिखाओ, कुछ कला दिखाओ। देखिए, जैसे कि हम लोग को चक्कर आ जाता है, हम लोग किसका हमारे पेट में गैस बन रहा है, क्या फर्स्ट एड रहेगा? गैस बन रहा है, कोई दवा दो। क्या है ये? सर ये एसिडिटी का। हाँ, एसिडिटी का। ये खाने के पहले खाना है कि बाद में? खाने के बाद खाना है। शाबाश, गुड यार, बहुत बढ़िया। आपका क्या है ये? हाँ, माउंटेन ही तो देखा गया था उस दिन। शाबाश, गुड। आपका भी देखा गया था, बहुत बढ़िया। तुम तो बहुत बढ़िया बोली भी थी। शाबाश। आपका सोलर सिस्टम था ना, ये सन यहाँ पर है। पृथ्वी की सिस्टर कौन है? वीनस। भोर का तारा कौन सा है? वीनस। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? शाबाश, बहुत बढ़िया। और आप बताओ क्या है? टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। क्या है? टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। टाइप ऑफ पोल्यूशन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन? 4 टाइप्स। फर्स्ट एयर पोल्यूशन, सेकेंड, वाटर पोल्यूशन, थर्ड सॉइल पोल्यूशन, फोर्थ नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन। गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। आपका क्या है? एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन आपने कर दिया, ठीक है। जो हमारे गैसेस होते हैं वो हमारे क्लाइमेट में जाके, इसलिए हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसलिए हमारी इतनी गर्मी हो रही है। और एयर पोल्यूशन जो केमिकल होता है वो वाटर में मिलकर बहुत ज़्यादा हानि पहुँचाते हैं। गुड यार, शाबाश। एक कलम दो भाई बच्ची को। कलम वाला कहाँ गया? चलो, गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब तुम्हारी टीम पूरी अच्छी होगी, मुझे जानकारी है। ये क्या है? Good afternoon, sir. Our project is the various type of energy. The various type of energy is 3 types. First, wind energy. Second, solar energy. Third, hydro generator. शाबाश, शाबाश। आपका क्या है प्रोजेक्ट बेटा? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी से लेंगे और क्या करेंगे घर में? सर लाइट जलेगा। गजब। आपका क्या है? आपका तो देखा गया था उस दिन। सर ये हाइड्रो एनर्जी है। सर जब ये टरबाइन घूमेगा तो सर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा वो सर एक बैटरी में जाके स्टोर हो जाएगा। तो सर उससे हम कोई भी काम कर सकते हैं सर, चाहे जहाँ पे। सर उससे सर हम लोग का एक फायदा है। समझ गया, मतलब पानी से ही हम बिजली पैदा कर लेंगे। आपका क्या बेटा? गुड आफ्टरनून। सही, आ जाए। सर दिस इज सर विंड मिल। सर जो विंड मिल होता है सर वो सर काइनेटिक एनर्जी यानी कि हवाओं को सर वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और सर इसके क्या एडवांटेज है? सर ये सर जो ग्रीन हाउस गैसेस होता है सर उसे वो रिनॉल्व कर देता है। और सर प्लस में सर ये जो होता है सर ये इको फ्रेंडली भी होता है। और सर इसके डिसएडवांटेज क्या है? सर ये सर इसको सर बहुत ज़्यादा लैंड रिक्वायरमेंट चाहिए और इसको प्लस में सर ये जो होता है सर ये बहुत ज़्यादा बर्ड्स को मार देता है अपने ब्लेड से। अब सर ये आते क्वेश्चन की कैसे वर्क करता है? तो जो विंड मिल होता है जब इसके ब्लेड्स घूमते हैं तो ये जो एयर होता है वो इसके पास ओवरलैप होता है। तो इसके अंदर एक वो होता है सर PHS जिसका नाम है सर पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज। तो सर वो सर हाइड्रो पावर प्लांट में भी होता है। तो सर वो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर लेता है। सर इसके अंदर सर बैटरी भी होती है। तो इसके अंदर सर बैटरी भी होती है सर जो इसको स्टोर कर लेता है। उसके बाद ठीक है यार, गुड है, कंसेप्ट समझ गया, अच्छा है, बहुत बढ़िया, शाबाश। बाल्केनो वाला है क्या? दिखाना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम लोग ऑक्सीजन ऑब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। बताओ बेटा। तो Sir, this is a volcano and it is made by Crazy Team. Name
नेम कृतज्ञ साहू सिद्धार्थ प्रताप वन। बोलो किसका स्पीकिंग है? ये बच्चे को तो पुरस्कृत किया गया था। वोल्केनो इज नोन एज इन हिंदी दैट यू कैन से इट ज्वालामुखी। हम इसे हिंदी में ज्वालामुखी कहते हैं। वाह, गुड। और आपका क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ज्वाला कैसे बनता है? बिल्कुल आ रहा है। अर्थ के कोर में जो जितने भी रॉक्स होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं और ये मैग्मा चैम्बर में इकट्ठा हो जाते हैं। इसके अंदर इतनी हार्मफुल गैसेस होती हैं, ये हमारे लंग्स के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। इसी वजह से क्या हार्मफुल होती है लंग्स के? गैस। तो कैसे हार्मफुल करते, क्या कर देती है? क्योंकि सर वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यस सर। तो लंग्स को क्या कर देता है? सर वो खराब कर देता है और ये जहर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। ये जो वोल्केनो होता है इसके अंदर जो ज्वाला होती है, मैंने आपको बताया कि जो मैग्मा चैम्बर में जाके कैरी हो जाता है और फिर ये जाकर वोल्केनो में जाता है। और जो ये वोल्केनो होता है जब इसमें गैसेस होती है जो वो वोल्केनो में भरने लगती है और एक समय आता है वो सबसे नाजुक जगह जाकर फट जाता है। वही अगर वही बहुत धीरे फटे तो वोल्केनो कौन बन जाता है? अगर यही वोल्केनो पे गिरे और अगर ये लैंड पे चला जाए और लैंड पे गिरे और ये लैंड पे ही सूख जाए तो इसको ट्रैप कहते हैं। ये अर्थक्वेक और सुनामी को रोक सकता है अगर ये पानी में गिरता है। और आपने पढ़ाई होगा अगर कोई भी नदी में सुनामी आ रही है, अगर कोई लैंड से वो पास हो रही है तो सुनामी रुक सकती है। सुनामी क्या होता है? सर जैसे कि बाढ़, पानी का ओवरफ्लो हो जाना। शाबाश, गुड। किस कंट्री में है ज़्यादा? सर मेघालय में ज़्यादातर बारिशें होती हैं। जापान के पास क्या पाया गया? सर टोंगा देश, टोंगा के बारे में, जो कि केवल 170 आइलैंड से बना हुआ है। इसके पास 11 एक्टिव वोल्केनो है, पर एक वोल्केनो जो अंडर सी था, जिस वोल्केनो पे था वहाँ कोई नहीं था। और इसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा थी कि पेरू और जापान तक बाढ़ आ गई। 1000 किलोमीटर दूर तक की इसकी वेव्स गई, क्योंकि इतना पावरफुल था। इसकी इतनी ज़्यादा कैपेसिटी थी कि मैं क्या बताऊँ। साइंटिस्ट आज भी जाके वहाँ पे रिसर्च करते हैं कि ये कैसा था। हिरोशिमा पे जो बम गिराया गया था, जब यूएसए ने जो परसों जो गिरा था, परसों? नो सर, वर्ल्ड वॉर सेकंड में। अरे गुड यार, शाबाश। कलम लाओ भाई, कलम लाओ बच्चों। गुड, शाबाश। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, शाबाश। कीप इट अप। लीड करो। हेलो सर, माई सेल्फ शाश्वत शर्मा एंड इज़ माई को पार्टनर अक्षत। और ये मैंने इसमें इन्होंने सारा ये स्ट्रक्चर बनाया। तेज बोलना, ऊंची आवाज़ में। प्लानिंग सबकी थी और सर स्ट्रक्चर मेनली जितना भी काम हुआ है बेसिकली सब थोड़ा थोड़ा किया, लेकिन सबसे ज़्यादा इनका योगदान है इसमें। और मेहताब आलम हो गए, आकाश हो गए, हर्ष शर्मा हो गए, ये सब हमारे। क्या है प्रोजेक्ट? सर ये प्रोजेक्ट ये है कि सर जो अर्थक्वेक्स आते हैं उससे जो बिल्डिंग्स को डैमेज हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो उससे बिल्डिंग्स को कैसे बचाया जाए। सो मेनली इसमें हम लोगों ने 2 चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया है। पहला सर बेस आइसोलेशन पे ध्यान दिया है, और पहला बेस आइसोलेशन और दूसरा हाइड्रोलिक्स का यूज़ करके या फिर स्प्रिंग्स हो गए, मैग्नेट्स हो गए और रबर्स हो गए, इनका यूज़ करके जो शॉक होता है उसको कम करने का जो वो प्रोसेस होता है उसका यूज़ किया है। सो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इस बिल्डिंग के ऊपर हाइड्रोलिक लगाई, जैसे एज अ पूरा एक लोकेलिटी टाइप है। वो स्कूल हो गया, ये हॉस्पिटल है, इधर से देखेंगे तो आपको पूरा दिखेगा। इस पर आप हेलीकॉप्टर भी उतारेंगे बिल्डिंग पर? ये ऐसा इमरजेंसी कोई भी अगर एक बिल्डिंग को शिफ्ट कर सकते हैं दूसरी जगह पर ले जाके? नहीं सर, शिफ्ट करने के लिए नहीं है ये चीज़ इसलिए है कि जो अर्थक्वेक का शॉक होगा वो नीचे एब्जॉर्ब हो जाएगा। जैसा यहाँ पे हम लोग हाइड्रोलिक का यूज़ किए हैं, केवल भूकंप रोधी बनाया है बिल्डिंग। हाँ, यस सर। इसमें 4 टेक्निक का यूज़ हुआ है। हाँ, क्या टेक्निक है? यहाँ पे हमने रबड़ का यूज़ किया, बेस में हमने रबड़ का यूज़ किया है, और यहाँ इस बेस में मतलब इसके बेस में हाइड्रोलिक प्रेशर का यूज़ किया है। और वहाँ सर इधर विजिट कर लीजिए, तो ये हमारा प्रैक्टिस स्कूल है। और यहाँ पे हमने मैग्नेट का यूज़ किया है, मैग्नेट। और सर उस बिल्डिंग में जो है स्प्रिंग का यूज़ है। तो सर ये जो शॉक आता है अर्थक्वेक के कारण, उस शॉक को सारे एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके बाद हमारे शॉक को एब्जॉर्ब करके हमारे बिल्डिंग को सेव करेगा। ये इससे सर लाइफ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक हेल्थ सबका सेफ्टी रहेगा। हम ये केवल जानना चाह रहे हैं कि एक में आपने बताया कि मैग्नेट यूज किए हैं, एक में आपने रबड़, एक में आपने स्प्रिंग, एक आपने हाइड्रोलिक। तो क्या फिर चारों को एक ही बिल्डिंग में यूज करेंगे
ये हम लोगों को समझाने के लिए 4 अलग अलग रखे हैं सर, या चारों अलग अलग तरीका से ही बनाएंगे? सर देखिए, पहली बात तो जो टेक्नोलॉजी है थोड़ी कॉस्टली है, सो उस कॉस्ट पे डिपेंड करता है कि आप एक ही बिल्डिंग में सब चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं या फिर आप अलग अलग बिल्डिंग में। सर इफेक्टिव चारों है, इक्वली इफेक्टिव है। अभी इंडिया में इसका यूज हो रहा है कि नहीं? सर इंडिया में अभी इसका यूज़ एज अ फ्यूचर प्लान सोचा जा रहा है, लेकिन जो चाइना और जापान जैसे देश हैं वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। वहाँ पर यूज किया जाता है जहाँ पे सिस्मिक प्रेशर। हाँ सर, सिस्मिक वेव जहाँ पे ज़्यादा आता है उस लोकेशन पे इसका यूज़ अभी हो रहा है, लेकिन हम प्रमोट कर रहे हैं कि आने वाले क्या चारों को एक में ही यूज करते हैं वो लोग कि चारों अलग अलग? चारों अलग अलग टेक्निक हैं। एक बार क्लियर करिए इसको। सर ये चारों अलग अलग टेक्निक हैं, ये हमने बस एज ए मॉडल के लिए बनाया है कि हम चारों को अलग अलग तरीके से किसी एक का भी यूज़ कर सकते हैं उसमें। जैसे ये हाइड्रोलिक का इस तरीके से, और सर वो स्प्रिंग है सर, ये रबड़ वाला है, ये भी स्लाइड करेगा। ये अर्थक्वेक से इसको बिल्कुल भी सर कोई भी डैमेज नहीं होगा। ये इसकी जो बेस है ये बस स्लाइड करके या फिर वाइब्रेट करके रह जाएंगे। अर्थक्वेक आएगा तो वाइब्रेट तो करेगा ही बिल्डिंग? नहीं सर, नहीं सर, बिल्डिंग हमारे वाइब्रेट नहीं करेगा। आपने बेस में लगाया है तो नहीं सर। जैसे सर हम लोग जैसे देखते हैं जो महंगी महंगी कार्स होती है, हमारी एक कार का एग्जांपल लेते हैं लोग, वो जो कार्स होती है उनके नीचे जो भी फंक्शनिंग होती है वो इस तरीके की जाती है कि जब भी कभी वो ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर या फिर कहीं भी चले तो जो शॉक हो वो नीचे ही रह जाए, ऊपर ना आए। वही सेम सिस्टम हम यहाँ बिल्डिंग में अप्लाई किए हैं सर। वाइब्रेशन को ऑब्जर्व कर लेगा इस सिस्टम आपका। जैसे अब मेनली सर सिर्फ ये बेस नहीं है यहाँ पर, अगर हम एक अंदर के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमें कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी, लाइक जो इसके बीम पड़ेंगे उसमें चेंजिंग करनी पड़ेगी, जिसमें मटेरियल यूज़ होगा उसमें चेंजिंग करनी पड़ेगी। जैसे सर बीम्स यहाँ पर हम सीधे सीधे डालते हैं, बीम सीधे सीधे डालने का मतलब है फिर यहाँ पे बीच में जो होता है, बीच में देखिए ये हमारी जगह खाली है तो बीच में प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। अगर यही बीम्स हम क्रॉस में डालें तो वो प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। सेम वही चीज़ शॉक्स के साथ भी होती है। अगर ये चीज़ इस तरीके से हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे तो ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंस। ठीक है, ये प्रोजेक्ट उस दिन नहीं था, आज बना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये भी कवर करो पांडे, देखो ये बहुत अच्छा क्या क्या लिखा है। क्या बोलिए, कौन लीड कर रहा है? हाँ बता, नाम बता, इधर बता, ये पकड़ लो, ये बताओ। Good afternoon, sir. My name is Pon Prajapati. I studied in class 10th of Praxis Vidyapit Udoli Basti. Today is my presentation this report feature. प्रोजेक्ट का क्या नाम है इसका? प्रोजेक्ट का नाम है Praxis Bota AI25. AI25 जी सर, जैसे AI फीचर है इसमें, जैसे हम इससे जो क्वेश्चन करते हैं उसका आंसर देता है। अच्छा जी सर, जैसे वर्किंग मॉडल प्रोजेक्ट है, जो हम इसको कंडीशन देते हैं प्रोग्रामिंग के माध्यम से, जो कंडीशन हम इसको देते हैं वो वर्क पूरा करता है। जैसे सर ये हो गया कंट्रोलर, इसको हम सब अपने ही खुद डिजाइन करके बनाए हैं। कंट्रोलर ये है, इसका फाइल इसमें सब है। बताते रहो आप, बताओ इसको आप। ये नया प्रोजेक्ट है, बताओ इसके बारे में। एग्रीकल्चर के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, सिक्योरिटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको ह्यूमन स्ट्रक्चर दिए हैं। जैसे एक होता है रोबोटिक आर्क। रोबोटिक आर्क जो होता है वो बड़े बड़े कंपनी में लगा रहता है, वो अपना काम करता है, जैसे उसको जो टास्क मिला रहता है वो करता रहता है। उसके बाद ये हम जो ह्यूमन के पर्पज के लिए बनाए, जैसे डॉक्टरी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, हम टीचिंग के लिए कर सकते हैं। जैसे जो इस एग्रीकल्चर के लिए अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो इसमें सेंसर दे सकते हैं, बहुत सारा फीचर दे सकते हैं। जैसे बहुत सारा डिजीज हो जाता है खेतों में, तो हम उसको पता नहीं कर पाते हैं कि क्या हुआ, उसके बाद जाते हैं दवा लेकर आते हैं, डालते हैं तो फसल इतना समझ गए आप। जो AI नया AI आप जनरेट कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो ये मल्टीपल, ये समझ गए। जैसे आप चैट GPT यूज कर रहे हैं या अभी जो क्वांटम फिजिक्स, जैसे वो तो जो AI आप यूज कर रहे हैं अभी मोबाइल से, मेटा यूज आदमी कर रहा है, और जेमिनाई यूज कर रहा है, कोपायलट यूज कर रहा है, चैट GPT यूज कर रहा है, ग्रोक 3 यूज कर रहा है, और डीपसीक चाइना वाला यूज कर रहा है। आप कोई नया AI बनाना चाह रहे हैं, तो ये AI पर हमारा आपसे प्रश्न ये है कि AI किस बेस पर काम करता है? AI कौन सा ऐसा कंप्यूटर का आप लैंग्वेज पढ़ते हैं ना, C++, जावा, पाइथन, लार्ज लैंग्वेज है जैसे, हाँ लार्ज लैंग्वेज है। तो आप ये किस AI पर किस पर आप बनाते हैं? कौन से प्रोग्रामिंग में काम करते हैं? कौन सा लैंग्वेज पढ़ते हैं? पाइथन से पढ़ते हैं, ठीक है ना। उसके लिए हमको लैंग्वेज पाइथन पढ़ना पड़ता है। दूसरा जो क्या लार्ज लैंग्वेज जो बताए हैं उसको बोला जाता है LLM। क्या बोला जाता है? LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल। तो ये ऐसा समझिए कोडिंग तैयार की जाती है जो मनुष्य की तरह
सोचने की, समझने की, निर्णय लेने की क्षमता विकसित करता है। मनुष्य के इंटेलिजेंस में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक कॉमन चीज़ का अंतर होता है कि मनुष्य जो है आज जो सीखा कल भूल सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, ये मशीन जो आज सीखती है उसको ऐड कर लेती है। कल कोई प्रश्न इससे आप पूछेंगे उसको अब स्वतः सीखेगा ही। इसमें स्वतः सीखने की एक प्रक्रिया मनुष्य से अतिरिक्त पाई जाती है और न भूलने की इसके पास बीमारी नहीं होती है, ये भूलता नहीं है और लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल पर काम करता है और प्लस पाइथन कोडिंग से ही हम इसकी तरफ अग्रसर होते हैं। अभी कौन सा एआई है? ये एआई आपका वो है जो आप सिंपल कंप्यूटर प्रिंसिपल पर आधारित है। मैंने क्लासिकल कंप्यूटर जो हम लोगों के सामने है, जिसका हम लोग ऑफिसों में यूज़ कर रहे हैं या सुपर कंप्यूटर के रूप में यूज़ कर रहे हैं, उस पर बेस्ड एआई है। अभी जो क्वांटम पे एआई है उस पर कोई देश अभी बना नहीं पाया है। अभी केवल क्वांटम कंप्यूटर बन रहा है, चिपें उसकी बन रही हैं। मेजरोना चिप उस पर बन चुका है, अमेरिका ने बना रखा है मेजरोना चिप। क्यूबिट्स उस पर उसने कलेक्ट कर रखे हैं। हाँ, तो ये इस पर ये है, लेकिन ये नई चीज़ है, इसी को सोचना है। हाँ, नहीं होने का नहीं सब कुछ नहीं, ये तो एक एआई बेस्ड ये रोबोट बना दिए हैं। ये तो वही रिमोट हाँ, एआई वाला अभी सर जो है ये प्रथम जनरेशन में चल रहा है। एआई अभी अपने उम्र के 9वें साल में है। अब ये जब 2030 तक एआई सुपर एआई आने वाला है, वो हम लोगों को मारेगा भी। हाँ, Welcome sir, how are you? I am Praxis AI Bota 25 watt में है। इससे सर हम जो क्वेश्चन कर सकते हैं उसका आंसर देता है। समझ गए? ये जो अभी आपने अपने प्रोजेक्ट में लिखा है ना कि जनरल एआई, जनरेटिव एआई, सुपर एआई, तो ये सुपर एआई अब आने वाला है। सब हो रहा, ऑपरेशन कर रहे हैं सब रोबोट। हाँ, ये माइक्रो ऑपरेशन कर रहे हैं, जो न्यूरो के ऑपरेशन कर रहे हैं। इससे गलतियाँ कम हो रही हैं और आदमी चीरा मार रहा है तो ज़्यादा मार दे रहा है। हो गया? कुछ और है? चला तो चलेगा, चलेगा। पीछे करो, पीछे करके थोड़ा आगे बढ़ा, दिखा दो हम लोग देख। हाँ, एआई की शुरुआत है। हाँ, शाबाश, देखो रोबोट चल रहा है। इस पर काम करना है तुम लोगों को फ्यूचर में, बड़ा साइंटिस्ट बन के, और अमेरिका से पहले लाना है भारत में क्वांटम एआई। ठीक है ना? शाबाश, गुड। स्मार्ट ब्रिज, ये तो उस दिन देखा गया था। एक बार और बता दो आप, कहाँ गया पेन वाला? लाओगे? यहाँ पर है सर। सर ये जो है स्मार्ट ब्रिज हमारा प्रोजेक्ट है। स्मार्ट ब्रिज सर ये हमारे यहाँ जैसे यूपी में, मतलब बिहार में, नेपाल में और पंजाब में सर यहाँ आजकल बहुत फ्लड आ रहे हैं, बाढ़ आ रहे हैं सर। यहाँ वहाँ के जो ब्रिजेस हैं, नॉर्मल ब्रिजेस सर, वहाँ पे नीचे कुछ पानी ओवर होने लगता है तो इसको टच करता है। टच करने की वजह से हाइड्रोलिक प्रेशर रखने की वजह से ये जो है उठ जाता है, टूट नहीं जाता है, वहाँ पे टूट जाता है। अच्छा, वहाँ जो रेगुलर ब्रिजेस होते हैं। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। सर जो हम ब्रिज बनाए हैं उसमें ये जैसे ही वाटर के कनेक्शन में आएगा, ये ब्रिज अपने आप उठ जाएगा सर, इसमें फॉरवर्ड हो जाएगा। ये कह रही है एक लेवल के ऊपर जब वाटर रीच करेगा, जब एक फ्लड का थ्रेट टच करेगा उसका, तो एक सेंसिटिविटी इसमें जनरेट हो जाएगी और ये बेसिकली जो एक रूट जो अपरूट हो जाता है बिल्कुल ब्रिजेस और सबमर्ज हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। एक हमारी कनेक्टिविटी मेंटेन रहेगी। ये इनका इन्विजन था। नहीं, सही है, बढ़िया। ये उस दिन बताया भी था आप लोगों ने। जी सर, उस दिन थोड़ा सा हो रह गया। और बता दो कुछ बताओगे? और इसमें जो यूजेस मतलब हुए हैं, इसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट बताओ, कुछ बताओ, बोलते रहो कुछ। ट्रैफिक मैनेजमेंट कुछ भी बताओ इसमें, आप मैं पढ़ लेता हूँ प्रोजेक्ट। इसका बेनिफिट होगा कि इसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट में होगा कि अगर कोई भी ट्रैवलर अगर यहाँ से ब्रिज से जाता है, अचानक में बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ जाते हैं, अचानक फ्लड्स आ जाती है, जो सेंसर होता है, सेंसर जब पानी हो जाएगा तो ये ब्रिज जो अपवर्ड हो जाएगा। बाय द वे सर, ये सारी थॉट्स इनके ओरिजिनल है, अपने खुद इन लोगों ने सोच के बनाए, भले ही एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिखा नहीं पा रहे। किस क्लास में हो आप लोग?